नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आप सबका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर की निजी स्कूलों में आज से ऑनलाइन शिक्षण हुआ बंद। #आई चूज आई पे कैंपेन से अभिभावकों में दो गुट देखे गए। सात गांवों के रिकॉर्ड पालिका कार्यालय में जमा करवाने के सामने सरपंचों का विरोध। हाईकोर्ट तक जाने का मन बना चुके हैं गांववासी। बीसीए की सामान्य सभा ऑनलाइन आयोजित हुई। ऑडिट हिसाबों समेत नए ऑडिटर की नियुक्ति पे सदस्य बैलेट पेपर के जरिए करेंगे वोटिंग। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार के शिक्षण विभाग की ओर से कल देर शाम एक परिपत्र का ऐलान किया गया, जिसको लेकर निजी स्कूल संचालकों ने इसका विरोध किया और साथ में ऑनलाइन शिक्षण बंद करने का ऐलान किया, जिसको लेकर आज बड़ौदा शहर में भी करीबन 270 स्कूलों ने अपना ऑनलाइन एजुकेशन बंद रखा था और साथ में #आई चूज आई पे कैंपेन सोशल मीडिया पर देखा गया। कोरोना महामारी के बीच राज्य सरकार ने कल एक परिपत्र जारी किया, जिसमें जब तक स्कूल शुरू नहीं होते तब तक स्कूल प्रबंधन ट्यूशन फी नहीं ले सकती, ऐसी सूचना दी गई। जिसके बाद गुजरात राज्य में एक और नया पर बड़ा विवाद शुरू हुआ। आज बड़ौदा शहर की 270 जितनी सेल्फ फाइनेंस स्कूलों ने ऑनलाइन शिक्षण बंद कर दिया, जिसकी असर करीबन 4,50,000 छात्रों के शिक्षा पर सीधी हुई। कोरोना संक्रमण से बचने और शिक्षा को भी सुचारू रखने निजी स्कूलों की ओर से ऑनलाइन शिक्षा की सुविधाएं शुरू की गई थी। वहीं बच्चे भी इस कोरोना समय में अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाते, तब उनकी मानसिक स्थिति और पूरे दिन को व्यस्त बनाने ऑनलाइन एजुकेशन एक सही कदम होने की बात कई अभिभावक कर रहे थे। तब सरकार और निजी स्कूल संचालक कोई बीच का रास्ता निकाले, ऐसी चर्चा भी अभिभावकों के आलम में शुरू हो गई है। जबकि बड़ौदा से #आई चूज आई पे कैंपेन भी आज सोशल मीडिया पर देखा गया, जिसमें शिक्षा एक मौलिक अधिकार बताया गया है, जबकि मेरे बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चयन करना मेरी पसंद है और उसके लिए भुगतान करने में तैयार हूं, ऐसा निर्देश अभिभावकों की ओर से दिया गया है। अभी जो कल न्यूज़ आया कि फ़ी नहीं लेना है स्कूल चालू होने तक, उसके लगते जो स्कूल एसोसिएशन है उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन बंद कर दिया गया है। इसके लगते दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू है। एज अ पेरेंट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये कोविड के टाइम में हमारे बच्चे सब पिछले 4-5 महीने से घर पे है, ना वो बाहर जा सकते हैं, ना कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से एटलीस्ट वो अपने फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के साथ एक कनेक्शन बनाए रखते थे और उनकी पढ़ाई भी हो जाती थी, जो भी 3-4 घंटे वो पढ़ते थे। हालांकि ये ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल और टीचर्स के लिए एक बहुत नया सब्जेक्ट था और एक नया एक्सपेरिमेंट था। उसको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो टीचर्स ने और स्कूल ने बहुत ही अच्छा काम किया है। टीचर्स भी उन्होंने बहुत मेहनत किया है और मैं जिस हिसाब से मेरी जो 11 साल की डॉटर है और जिस हिसाब से मैं उसको पढ़ते हुए देखती हूँ, ये जो न्यू नॉर्मल हम बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। अब एकदम से एजुकेशन बंद करना वो मुझे ठीक नहीं लगता है। अगर मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, तो उसके लिए मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। इसलिए इसके ही लगते आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में एक नया कैंपेन चालू हुआ है, आई चूज़ आई पे। उसका जो मेन बेसिस है वो ये है कि एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है। सबको ये गवर्नमेंट भी बोलता है ये एक फंडामेंटल राइट है एंड गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ गुड जॉब अबाउट इट। बट उसको लगते अगर हमारे बच्चे सफ़र हो, वो गलत है। फ़ी को लगते ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट और पेरेंट्स एसोसिएशन और स्कूल एसोसिएशन मिलके एक बीच का रास्ता निकाले। ये या तो बिल्कुल ही फ़ी नहीं या तो बिल्कुल ही एजुकेशन नहीं। इसमें सफ़र कौन करते? बच्चे ही सफ़र कर रहे हैं।
हम तो एज पेरेंट्स सिर्फ ट्राई कर सकते हैं, बाकी तो ये जो है वो गवर्नमेंट के हाथ में है और स्कूल अथॉरिटी के हाथ में है। हम तो सिर्फ ये जो कैंपेन के थ्रू हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं गवर्नमेंट से भी और स्टूडेंट एसोसिएशन से कि आप इसका एक मिडल पार्ट आप ला सकते हैं ताकि एटलीस्ट हमारे बच्चे सफ़र ना करें, हमारे बच्चों का एजुकेशन सफ़र ना हो। यही हमारा रिक्वेस्ट है, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट से और स्कूल अथॉरिटी से। अभी आप समझिए, अगर मैं अपनी बच्ची को ऑनलाइन एजुकेशन नहीं कराती हूँ, अगर मैं उसको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रखती हूँ, तो एक्स्ट्रा करिकुलर में भी रखने के लिए मुझे वो फ़ी देना ही होगा उधर। मुझे कोई फ्री में तो पढ़ाने वाला नहीं है, एक्स्ट्रा करिकुलर भी कोई फ्री में करके देगा नहीं। अगर मुझे उसको आर्ट सिखाना है या डांस सिखाना है या म्यूज़िक सिखाना है, वो भी ऑनलाइन ही होने वाला है और उसके लिए भी मुझे फ़ी देना है। तो मुझे स्कूल का फ़ी, और स्कूल जहाँ तक मेरी समझ है, स्कूल वाले फ़ी के ऊपर फ़ी को रिड्यूस करने का जो भी मार्ग है वो देख रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं। सो उस हिसाब से आप प्रो रेटा बेसिस पे उन लोग कम कर रहे हैं फ़ी, उस हिसाब से आप देखने जाओ तो कहीं तो हमें बैलेंस रखना ही होगा ताकि बच्चों का एक फ्यूचर है। ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है। इसके मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि ये गवर्नमेंट भी इसको जैसे मैंने पहले कहा कि बैलेंस करके चले दोनों पार्टी, तो उसमें बच्चे सफ़र ना करें, ये हमारा रिक्वेस्ट है। ये एक बहुत पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं जो पेरेंट्स ये समझते हैं कि आधा साल हो गया है और बच्चे नहीं भी पढ़े, उसका भी वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू और वो भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है या हम जैसे थोड़े पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़े, हम ये नहीं कहते कि ये पूरे साल में वो सब कुछ पढ़ ले, पर जितना भी पढ़े, 60% पढ़े, 40% पढ़े, 50% पढ़े, जितना भी पढ़े एटलीस्ट कुछ पढ़े तो सही। क्योंकि बाकी आप समझिए, अगर बच्चा बाहर नहीं जा सकता, एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं कर सकता, तो बच्चा घर में करेगा क्या? बच्चा घर में या तो टीवी देखेगा या तो मोबाइल पे गेम खेलेगा। वो भी एज पेरेंट्स हमको मंजूर नहीं है, स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। तो वही टाइम अगर 3-4 घंटे बच्चे पढ़ ले तो वो तो एटलीस्ट वैल्यू ऐड तो हो रहा है ना। वो उस हिसाब से भी हम देख रहे हैं, उस दृष्टिकोण से भी पेरेंट्स को समझना चाहिए कि पूरा दिन बच्चा घर में करेगा क्या। उसका मेंटल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग भी एक सब्जेक्ट है जो हमको एज पेरेंट्स समझना है। राज्य कक्षा के मंत्री और बड़ौदा की राजनीति के दिग्गज नेता यानी कि योगेश भाई पटेल ने आज अपना जन्मदिन कोरोना वॉरियर के सम्मान के साथ मनाया था। राज्य के मंत्री और बीते कई सालों से बड़ौदा की राजनीति के एक सम्माननीय नाम यानी कि योगेश भाई पटेल, आज योगेश भाई पटेल ने अपना जन्मदिन मनाया और वो भी कोरोना वॉरियर के सम्मान के साथ। आज शहर ट्रैफिक के जवानों ने जहां मंत्री योगेश भाई पटेल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, वहीं योगेश भाई पटेल और उनके आसपास के रहीशों ने कोरोना के समय में शहर में फर्ज निभाते ट्रैफिक जवानों का सम्मान किया। पुष्प वर्षा भी की गई, जबकि योगेश भाई पटेल ने ट्रैफिक जवानों का मुंह भी मीठा करवाया। इस मौके पर पत्रकार आलम के दिग्गजों के साथ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पूर्व विद्यार्थी नेताओं की भी उपस्थिति मंत्री योगेश भाई पटेल के निवास स्थान पर देखी गई थी। तो नमः मारा माता पिता ने भी नमन करूँ छूँ। राजकारण में लगभग 32 वर्ष एमएलए तरीके તેમજ 40 વર્ષ રાજકારણમાં કાઢ્યા। લોકોને સેવા કરવાનો જે ઉત્તમ સમય મળ્યો ને એના માટે મારા માતા પિતાને, મારા ગુરુને, મારા ભોલેનાથને હું પ્રણામ કરું છું। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की सामान्य सभा आज ऑनलाइन आयोजित हुई थी, जिसमें खास तौर पर ऑडिट रिपोर्ट और इस साल के नए ऑडिटर की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई। करीबन 165 सदस्य इस ऑनलाइन एजीएम में जुड़े थे और साथ में सदस्यों ने बैलेट पेपर के जरिए इन दो मुद्दों पर अपनी राय रखी थी। आज बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की 79वीं सामान्य सभा ऑनलाइन आयोजित हुई थी। इसमें जरूरी दिशा निर्देशों का पालन किया गया, जिसमें बीसीए के 165 सदस्य ऑनलाइन एजीएम में जुड़े थे, जबकि 780 सदस्यों ने ऑनलाइन सभा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था।
आज की ऑनलाइन सामान्य सभा में बीसीए के प्रमुख प्रणव अमीन ने पुराने हिसाबों की रजूआत समेत नए ऑडिटर की नियुक्ति के मुद्दे सभासदों के सामने रखे थे। इसमें सभी सदस्य पोस्टल बैलेट के जरिए अपने मत कल शाम 4 बजे तक दे सकते हैं, जिसके बाद कल एक बार फिर से ऑनलाइन सामान्य सभा आयोजित होगी और निर्णय के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया और ऑनलाइन एजीएम मीटिंग के बारे में बीसीए के प्रेस प्रवक्ता सत्यजीत गायकवाड़ ने मीडिया से बात की थी। 79th एजीएम જે હતી એમાં ચેરિટી કમિશનર સાહેબે માત્ર જૂના ઓડિટ રિપોર્ટને બહાલી આપવા માટે અને આ વર્ષનો ઓડિટ રિપોર્ટ તૈયાર કરવા માટે નવા ઓડિટરની નિમણૂક એવા બે જ મુદ્દાઓ માટે ચેરિટી કમિશનરે પરમિશન આપી હતી અને ગયા 4 વર્ષના એક જ એજીએમમાં હિસાબ મંજૂર કરવા એ પણ પરમિશન ચેરિટી કમિશનર પાસેથી લીધી હતી કે એક એજીએમમાં 4 વર્ષના થઈ શકે કે કેમ, તે એ રીતની મુદ્દા હતા। સવારે 9 વાગે ઓનલાઈન એજીએમ શરૂ થઈ। આજ સવાર સુધીમાં 780 લોકોએ ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કર્યું હતું અને જ્યારે એજીએમ ચાલુ થઈ ત્યારે 165 લોકો ઓલરેડી જોઈન કરી ચૂક્યા હતા અને એજીએમ દરમિયાન કેટલા જોઈન થયા એનો આંકડો આવ્યો નથી। પ્रणवભાઈએ બીસીએનું એમના નેતૃત્વમાં અને નવી વરાયેલી કમિટીનું બીસીએનું ક્રિકેટિંગ એજન્ડા અને વિઝન ઓફ બીસીએ ફોર ફ્યુચર બરોડા ક્રિકેટ એનું આખું એમને પ્રેઝન્ટેશન પ્રણવભાઈ અમીને આપ્યું અને ત્યાર પછી એમને આ બંને રિઝોલ્યુશન મૂવ કર્યા અને બધા જ મેમ્બરને વિનંતી કરી કે તમે પોસ્ટલ બેલેટ પેપરથી હા હકારાત્મક अथवा नकारात्मक जे तमारी इच्छा हो ए प्रमाणे आपणो जवाब आवतीकाल सांजे 4 वाग्या सुधी बीसीए ऑफिस में मोकली देवो। मने लागे छे के जे रीते तमाम बीसीएना मेम्बरोनो प्रतिसाद अने इन्क्वायरी अने जे रीते फॉर्म आव्या छे ड्रॉपबॉक्स में ए जोता मने लागे छे के 1100 जेटला पोस्टल बेलेट मत बीसीए ने चौक्कस मळशे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए बीआरजी न्यूज। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने और केसों से जुड़ी कागजी कार्यवाही मैन्युअल करने की मांग के साथ आज वकील बड़ौदा शहर के मुख्य न्यायालय पर प्रतीक उपवास पर बैठे थे। प्रतीक उपवास पर बैठे इन वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। बड़ौदा शहर बार काउंसिल वकीलों ने आज एक दिन के प्रतीक उपवास किए। कोरोना काल में फिलहाल जिला के न्यायालयों को सुचारू नहीं किया गया है, तब केसों की कागजी कार्यवाही मैन्युअल तरीके से की जाए, ऐसी मांग वकील आलम ने की है। जबकि वकीलों की हाजिरी में कोर्ट संकुल में ही केस की हियरिंग भी की जाए, ऐसी मांग भी की गई थी, जिससे कानूनी जो कार्यवाही है वो सुचारू हो सके। इस मुद्दे पर बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से गुहार लगाई थी, पर इस पर कोई उत्तर नहीं आने पर राज्य में बड़ौदा से वकीलों ने इस आंदोलन को शुरू किया है, जो सोमवार से राज्य के सभी बार एसोसिएशन अपने ज़िलों में शुरू करेंगे।
विरोध और प्रतीक उपवास कर रहे वकीलों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। સાહેબ, આજે પ્રતિક ઉપવાસ અમે વકીલોના હક માટે લડીએ છીએ. વકીલો તમામ ફરજો બજાવે છે, પરંતુ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ, નામદાર હાઈકોર્ટના ચીફ જસ્ટિસ, ઇન્ડિયન બાર કાઉન્સિલ, ગુજરાત બાર કાઉન્સિલ જે વકીલોનો મુખ્ય હક છે, વકીલાતનો મુખ્ય હથિયાર છે કે મેન્યુઅલ ફાઇલિંગ થવું જ જોઈએ. જો મેન્યુઅલ ફાઇલિંગ ચાલુ કરવામાં ન આવે તો વકીલાતનો વ્યવસાય મૃત અવસ્થામાં ફેરવાઈ જશે. માટે તાકીદે મેન્યુઅલ ફાઇલિંગ ચાલુ કરવા અને અસીલોની ગેરહાજરીમાં કોર્ટની અંદર હિયરિંગ કરી અને જે આરોપીઓ જેલની અંદર જે આજે સજા ભોગવી રહ્યા છે એવા કેસોની અંદર વકીલની હાજરીમાં કેસોનું સુનાવણી કરીને એમણે પણ ન્યાય આપે, એના માટે કોર્ટમાં વકીલોની હાજરીમાં કેસોનું હિયરિંગ થાય એ માટેનું આંદોલન આજે કરી રહ્યા છે. અને ખાસ કે અમારી આ શરૂઆત છે, તમામ ગુજરાતના 12 તાલુકા જિલ્લાના બારોએ મને કીધું છે કે તમે પહેલાં ચાલુ કરો, પછી સોમવારથી અમે બધા મંડી પડીશું. એટલે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ, નામદાર હાઈકોર્ટને હૃદયથી અપીલ કરું છું કે વકીલોના હિતને ધ્યાને રાખી, વકીલાતના વ્યવસાયને ધ્યાને રાખી કોર્ટો ગતિશીલ કરે અને મેન્યુઅલ ફાઇલિંગ ચાલુ કરે. અને બીજું કે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબને મારે કહેવું છે કે કામ નહીં તો દામ નહીં, તો પછી જે લોકો કામ જ નથી કરતા એમના દામ સંપૂર્ણ કાપી નાખો. આ અમારી शहर की ला क्रिटिक फार्मास्यूटिकल की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तहत एक प्रयास किया गया है, जिसमें खास तौर पर नागरिकों की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए इम्यूनिक नाम से एक पाउडर और लिक्विड तैयार किया गया है. शहर की ला क्रिटिक फार्मा प्राइवेट लिमिटेड की ओर से आत्मनिर्भर भारत के तहत एक प्रयास किया गया है, जिसमें नागरिकों में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने इम्यूनिक नाम से पाउडर और लिक्विड तैयार किया गया है. आरओ के जरिए पानी में रहते मिनरल्स खत्म हो जाते हैं और वो मानव शरीर तक नहीं पहुंच सकते. तब इम्यूनिक मानव शरीर को जिन मिनरल्स की ज़रूरत है उसे प्रमाणित करेगा. तब आने वाली 27 जुलाई से इस प्रोडक्ट को फार्मास्यूटिकल स्टोर्स में उपलब्ध करवाया जाने वाला है. आज कंपनी ने विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस प्रोडक्ट की जानकारी दी थी. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजीए જે આત્મનિર્ભર ભારત અને લોકલ ફોર વોકલ વસ્તુની શરૂઆત કરવાની જે હાકલ કરી હતી, એના માટે અમે બરોડાની લોકલ કંપની લા ક્રિટિક ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે આ ચેલેન્જ સ્વીકારી છે અને એક દરેક માનવજાતના કલ્યાણ માટે એક નવી પ્રોડક્ટ લઈને આવી રહ્યા છે, જે દરેક માણસની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરે છે, જેથી કરીને દરેક માણસની શરીર વાયરસીસ, કોઈપણ જાતના વાયરસીસ અને બેક્ટેરિયા સામે લડવા માટે સક્ષમ થાય. તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે અત્યારે જે કોરોના કાળ ચાલી રહ્યો છે એની મેઇન વસ્તુ એ જ છે કે દરેક માણસ જે આરો વોટર પી રહ્યો છે એથી કરીને એની પોતાની ઇમ્યુન સિસ્ટમ બહુ જ ડાઉન થઈ ગઈ છે. તો આ પ્રોડક્ટ લાવવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ એ છે કે દરેક માણસ આ પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટ વાપરે અને એનાથી પોતાની ઇમ્યુનિટી અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો થાય, એવી અમારી ઈચ્છા છે. એ એક મિશન સાથે અમે આ પ્રોડક્ટ લઈને આવી રહ્યા છે. આ પ્રોડક્ટનું ઓફિશિયલ લોન્ચ અમે 27 જુલાઈ 2020ના કરી રહ્યા છે અને આવતા સોમવારથી ત્યારથી આ પ્રોડક્ટ દરેક ફાર્માસ્યુટિકલ સ્ટોરમાં અવેલેબલ થશે. ત્યાર પછી અમે અમારી વેબસાઇટ છે એની પર પણ તમે વિઝિટ કરી શકો છો અને તેના રીતે વધારે ઇન્ફોર્મેશન અને માહિતી લઈ શકો છો. सावली के एक होमगार्ड कर्मी को मृत्यु के बाद होमगार्ड वेलफेयर फंड से आर्थिक सहायता दी गई है. करीबन 1,55,000 की आर्थिक सहायता का चेक होमगार्ड की पत्नी को दिया गया. सावली के होमगार्ड कर्मी को राज्य होमगार्ड वेलफेयर फंड से सहायता दी गई. 28 सालों से होमगार्ड में फर्ज पे तैनात बुधाभाई परमार का पिछले दिसंबर महीने में निधन हो गया था, जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी के पास आय का कोई जरिया नहीं था.
तब सुखीबेन परमार ने होमगार्ड विभाग से आर्थिक सहायता की अपील की थी, जिसमें राज्य सरकार और राज्य होमगार्ड वेलफेयर फंड के जरिए सुखीबेन को 1,55,000 की सहायता राशि का चेक देने का फैसला लिया गया, जो चेक सुखीबेन परमार को सावली के होमगार्ड विभाग के उच्च अधिकारी के हाथों से सुपुर्द किया गया था। બધા સ્ટાફ ઓફિસર પંડ્યા સાહેબ આજ રોજ સાવલી યુનિટના હોમગાર્ડ સભ્ય શ્રી બુદ્ધાભાઈ સનાભાઈ પરમારનું 26/12/2019ના રોજ દુઃખદ અવસાન થયું હોવાથી સરકારશ્રી તરફથી અને હોમગાર્ડ રાજ્ય જિલ્લા ફંડ તરફથી તેઓને તેમના પરિવારને આર્થિક સહાય થઈ શકે એ માટે જિલ્લા રાજ્ય કક્ષાએથી કમાન્ડન્ટ જનરલ શ્રી અને અમારા જિલ્લા કમાન્ડન્ટ સાહેબના અથાગ પ્રયત્નોથી તેઓને વિધવા બેનને રૂપિયા 1,55,000નું ચેક આજરોજ જિલ્લા કમાન્ડન્ટશ્રીના હસ્તે તેઓને આપવામાં આવશે। સાવલી યુનિટ ખાતે સાવલી યુનિટમાં નોકરી કરતા બુધાભાઈ સનાભાઈ પરમાર કે જેઓ તારીખ 26/12/2019ના રોજ અવસાન પામેલ છે। અવસાન સમયે હોમગાર્ડ સભ્ય તરીકે ચાલુ હતા। તેઓએ 28 વર્ષ ઘણો લાંબો સમય હોમગાર્ડ દળમાં ફરજ તમામ પ્રકારની ફરજો બજાવી છે। ખૂબ જ નિષ્ઠાપૂર્વક ફરજો બજાવી છે। સંજોગોવશાત તેઓનું અવસાન થવાથી હોમગાર્ડ દળ તરફથી જે નવા નીતિ નિયમો બન્યા છે એ પ્રમાણે 1,50,000 મણનો તો આપણે હોમગાર્ડ કલ્યાણ નિધિમાંથી આપવામાં આવ્યા છે ને 5,000 રૂપિયા મણનો તો સહાય। આમ કુલ 1,55,000નો ચેક આજે હોમગાર્ડ રાજ્ય વેલફેર ફંડમાંથી તેઓની વિધવા પત્ની સુખીબેનને આજ રોજ સાવલી યુનિટ ખાતે એનાયત કરવામાં આવેલ હતો। આ પ્રસંગે સાવલી યુનિટના ધનેશભાઈ દેસાઈ તથા જિલ્લાના લીગલ ઓફિસર જીગરભાઈ પંડ્યા હાજર રહ્યા હતા। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक। तो देखते रहिए BRG न्यूज। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। समा में निर्माणाधीन अगोरा मॉल के अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण के सामने कांग्रेस महिला काउंसिलर अमी रावत और कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत पिछले कई सालों से आवाज उठा रहे हैं। जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल की ओर से एक अहवाल म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय को सुपुर्द किया गया है, जिसको लेकर अमी रावत और नरेंद्र रावत ने म्युनिसिपल कमिश्नर को इसके ऊपर जल्द कार्यवाही करने आवेदन दिया गया। समा के संजय नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना की आड़ में अगोरा बिल्डर की ओर से किए गए अवैध निर्माण का मुद्दा कांग्रेसी काउंसिलर अमी रावत और कांग्रेस नेता नरेंद्र रावत लगातार उठा रहे हैं। विश्वामित्री नदी के पट में 33 मीटर के अवैध दीवार के निर्माण पर जिला कलेक्टर ने अपना ब्यौरा म्युनिसिपल कमिश्नर को दिया। इस मुद्दे पर आज कांग्रेसी नेता नरेंद्र रावत और अमी रावत ने म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया, जबकि 33 मीटर की अवैध दीवार के निर्माण से बीते बारिश के मौसम में उत्तर के विस्तार यानी कि हरणी, समा और संगम विस्तारों में लगातार 2 बार बाढ़ की स्थिति का निर्माण होने का भी हवाला कांग्रेसी नेता की ओर से दिया गया। तब जिला कलेक्टर शालिनी अग्रवाल के अहवाल पर पालिका प्रशासन अगोरा मॉल के अवैध निर्माणों पर कब कार्यवाही करेगी, इस मुद्दे समेत 4 विभिन्न मुद्दों पर आज म्युनिसिपल कमिश्नर नलिन उपाध्याय को नरेंद्र रावत ने आवेदन दिया। संजय नगर समा खाते मुख्यमंत्री आवास योजना में अगोरा बिल्डर द्वारा विश्वामित्री नदी
નદીના પટ કે કોતરની અંદર એક વિશાળ દિવાલ બાંધી પાણીને રોકી નાખવામાં આવેલું, જેના કારણે વડોદરાના ઉત્તર ભાગના કારેલીબાગ, મોટનાથ અને હરણીના વિસ્તારો ડૂબી ગયા હતા. બિલ્ડર દ્વારા સરકારી જમીન ઉપર કોઈપણની પરમિશન વગર મોટી દિવાલ બાંધી હતી. આ બાબતે અમે 4.5 વર્ષથી લડત આપી હતી અને આજે લડતના અંતે વડોદરા કલેક્ટર શાલિની અગ્રવાલ મેડમે એક આખો અહેવાલ તૈયાર કર્યો અને આજે અહેવાલ કમિશનર શ્રી ઉપાધ્યાય સાહેબને સુપ્રત કર્યો છે અને એની સામે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું કે આ અહેવાલમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે કોર્પોરેશનના સત્તાધીશો, સિંચાઈ વિભાગના સત્તાધીશો, કલેક્ટરના સત્તાધીશો, ડેપ્યુટી કલેક્ટર તમામના રિપોર્ટમાં એક વાત સ્પષ્ટ થઈ ગઈ કે આ દિવાલ ગેરકાયદેસર છે, બિલ્ડર દ્વારા કોઈની પરમિશન વગર બાંધવામાં આવી છે, એ નદીના પટમાં બાંધવામાં આવી છે, એનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થઈ ચૂક્યો છે અને આના પુરાવા આજે અમે રજૂ કર્યા છે. કલેક્ટરશ્રીએ કમિશનરશ્રીને હુકમ કર્યો છે કે આ અહેવાલને તપાસ કરી આના ઉપર તાત્કાલિક એક્શન લેવા માટે જણાવ્યું છે. આ બાબતે અમને ઉપાધ્યાય સાહેબે સાંભળ્યા છે અને એ બાબતે તાત્કાલિક ઘટતું કરવાની એમને વાત કરી છે. આ બાબતે જો નહીં થાય તો હજી પણ આગળ આંદોલન અને કાર્યવાહી થશે. बड़ौदा शहर के आसपास के 7 गांवों के रिकॉर्ड को तालुका विकास अधिकारी ने पालिका प्रशासन कार्यालय में जमा करवा दिया. इसकी खबर जैसे ही 7 गांव के सरपंचों को मिली, वो तुरंत ही जिला पंचायत मुख्यालय पर पहुंचे, जहां पे उन्होंने आवेदन भी दिया और पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की. बड़ौदा के आसपास के 7 गांवों को पालिका सीमांकन में समावेश करने का मुद्दा आज फिर सुर्खियों में आया, जिसमें जिला पंचायत की सामान्य सभा 24 जुलाई तक इस मुद्दे को मुलतवी रख चुकी है. फिर भी आज तालुका विकास अधिकारी ने 7 गांव के रिकॉर्ड को पालिका प्रशासन कार्यालय को दे दिए जाने की खबर मिलते ही 7 गांव के सरपंचों ने इसका विरोध किया. जिला पंचायत कार्यालय पहुंचकर इसके खिलाफ नारेबाजी भी की गई और आवेदन दिया गया और इसके खिलाफ हाईकोर्ट तक जाने की बात सरपंचों की ओर से की गई थी. गौरतलब है कि 7 गांव के निवासी पालिका प्रशासन की हद में आने से इनकार कर रहे हैं. तब बड़ौदा महानगर पालिका के लिए ये मुद्दा अब चिंता का विषय बनता जा रहा है. 21/7 જે ખાસ સામાન્ય સભા જિલ્લા પંચાયતની મળી હતી તેમાં સર્વસંમતિથી 24 તારીખ સુધી વહીવટનો મુદ્દો મુલતવી રાખવા માટે ઠરાવ થયેલો. તેમ છતાં આજે ગુપ્ત રીતે ગામ પંચાયતોનો હવાલો કોર્પોરેશનને સોંપી દેવાનો ટીડીઓ દ્વારા કાર્ય થઈ રહ્યું છે, જેનો અમે વિરોધ કરી રહ્યા છે કે આ લોકશાહીનું ચીરહરણ થઈ રહ્યું છે. જ્યારે જિલ્લા પંચાયત સર્વસંમતિથી ઠરાવ કરતું હોય અને 24 તારીખ સુધી કોઈ નિર્ણય ના લેવાની વાત કરી હોય અને એનાથી ટીડીઓ વિપરીત જઈ રહ્યા છે, એટલે આજે અમે એમને આવેદનપત્ર આપ્યું છે. આગળ શું કાર્યવાહી? આ આવેદનપત્ર અમે જે આપ્યું છે એની કોપી અમે કાલે હાઈકોર્ટમાં રજૂ કરીશું કે આ લોકોએ કાયદાઓથી પર જઈને અત્યાર સુધી કાર્ય કરી રહ્યું છે અને આગળ પણ આ જ રીતે કાર્ય કરી રહ્યા છે, જેનો અમે હાઈકોર્ટને ધ્યાન દોરીશું. મેં ટીડીઓ સાહેબશ્રીને જે આવેદનપત્ર આપ્યા હતા કે જે અમારા ગામનો ચાર્જ જ્યાં સુધી કોર્ટની તારીખ પૂર્ણ ના થાય ત્યાં સુધી 24 તારીખ પછી જે ચાર્જ સોંપવાની વાત હતી, તો ટીડીઓ દ્વારા ગઈકાલ સાંજે તલાટીઓને ટેલિફોનિક દ્વારા જાણ કરી અને જે ગામને રેકોર્ડ સુપ્રત કરવાની વાત કરી રહી છે ને અત્યારે ચાર્જ બી એ લોકો લઈ રહ્યા છે અને સરપંચને આજ દિન સુધી અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ જાણ થતી જઈ કરવામાં આવેલ નથી. પરંતુ અમને આજે એવું લાગી રહ્યું છે કે ભારતના બંધારણમાં જે ઉચ્ચ અદાલતને સર્વોપરી માનવામાં આવતી હોય ન્યાયતંત્ર પાસે આજે ખરેખર એ ન્યાયતંત્રનું હનન થઈ રહ્યું છે. લોકશાહી દેશમાં આજે ન્યાયતંત્ર જેવું કંઈ રહ્યું નથી. તો આગામી સાહેબમાં જનતાને એક મેસેજ પહોંચાડીએ છીએ કે જો આવું નવું થશે તો આ દેશનું શું હાલત થશે. તો તમામને એક વિનંતી કરે છે કે આવા સમયે હવે ન્યાયતંત્ર પર ભરોસો કરો કે પછી નેતાઓ પર ભરોસો કરો, એ સમજાતું નથી. सावली के विधायक केतन इनामदार और उनके 19 वर्षीय पुत्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद सावली और उसके आसपास के गांव के निवासी अब अपने विधायक की जल्द रिकवरी के लिए पूजन अर्चन कर रहे हैं. सावली के विधायक केतन इनामदार और उनके 19 वर्षीय पुत्र का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया. फिलहाल उनका इलाज जारी है. तब सावली और डेसर समेत के नागरिकों ने अपने विधायक की जल्द रिकवरी के लिए प्रार्थना की है. સમગ્ર વિશ્વ આજે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે જીવી રહ્યો છે, ત્યારે ગત રવિવારના રોજ સાવલી ડેસરના ધારાસભ્ય કેતનભાઈ તેઓને પણ કોરોનાનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા બહુ ઘેરો આઘાત લોકોને લાગેલો અને એમનું સ્વાસ્થ્ય વહેલું સારું થાય એના માટે ડેસર અને સાવલી તાલુકાની અંદર ગામે ગામ દરેક મંદિરોમાં
લોકો સેવાર્થના પૂજા અને બિલીપત્રો ચડાવીને શિવજીને રીઝાવે છે કે ભગવાન એમનું સ્વાસ્થ્ય જલ્દી સારું થાય, એમના પરિવારમાં પણ આ રોગ કોઈને પણ ના આવે. એમના છોકરાને પણ અત્યારે કોરોના પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવ્યો હતો. તો બંનેના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા કરી તાલુકાની તમામ જનતા એમના સારા आयुष्य અને સ્વાસ્થ્ય માટે प्रार्थना कर रही है। मंजूसर जीआईडीसी समेत सावली के आसपास के गांवों के मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन किए जा रहे हैं, जबकि मस्जिद और दरगाह में विधायक और उनके बेटे के जल्द ठीक होने की दुआएं मांगी जा रही है। સાવલીના ધારાસભ્ય નામે કેતનભાઈ ઈમાનદાર એવા કોરોનાની મહામારીમાં જે કોરોનાની વચ્ચે લડી રહ્યા છે એમને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો. અમારા આજુબાજુના સાવલી તાલુકાના દરેક ગામના તથા કંપનીના દરેક કામદાર ભગવાન પાસે એટલી નમ્ર વિનંતી કરી રહ્યા છે કે અમારી વચ્ચેથી જે કેતનભાઈ ઈમાનદાર સાવલી તાલુકાના ધારાસભ્ય તરીકે અત્યારે ભગવાનની જોડે લડત લડી રહ્યા છે કોરોનાની મહામારીને, ભગવાન એમને એવી તાકાત આપે કે અમારી જોડે જે રીતના પહેલેથી રહ્યા છે એ રીતના પાછા અમારી જોડે ભગવાन એમને પાછા મોકલે. सावली के विधायक केतन इनामदार हर समय अपने चुनावी क्षेत्र की आम जनता समेत किसानों के प्रश्नों हेतु आवाज उठाते रहे हैं. तब अपने नेता की कोरोना से सुरक्षा हेतु आम जनता भी प्रभु प्रार्थना में जुटी हुई है. કેતનભાઈના આયુષ્ય માટે આજે અહીંયા દૂધનો અને પાણીનો અભિષેક કરી એમના લાંબુ આયુષ્યની પ્રાર્થના કરી છે. એવી સૌ ગ્રામજનોની અને સાવલી તાલુકા માટે અમે આજે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. એવી જ અમારી ભાવના છે અને ખૂબ લાંબુ આયુષ્ય થાય અને જલ્દીમાં જલ્દીથી તે સાજા થાય એવી અમારી ભાવના છે ગામની. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर की निजी स्कूलों में आज से ऑनलाइन शिक्षण हुआ बंद। #आई चूज आई पे कैंपेन से अभिभावकों में 2 गुट देखे गए। सात गांवों के रिकॉर्ड पालिका कार्यालय में जमा करवाने के सामने सरपंचों का विरोध। हाईकोर्ट तक जाने का मन बना चुके हैं गांववासी। बीसीए की सामान्य सभा ऑनलाइन आयोजित हुई। ऑडिट हिसाबों समेत नए ऑडिटर की नियुक्ति पे सदस्य बैलेट पेपर के जरिए करेंगे वोटिंग। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।